Welcome to another video of breathing and exchange of gases. In last video I discussed about human respiratory system. I hope you have gone through it. Now today I will discuss very easy topic, that is breathing. Now the question arises, why do we breathe? Breathing is a process by which we remove CO2 produced inside our body to outside environment. Body में whatever CO2 is produced उसको बाहर निकालने के लिए भी perform ब्रीदिंग. और अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स का, जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वी आर हैविंग एरोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी को क्या मिल रही है? लगातार ऑक्सीजन. और हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ करेगी. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. और इसी दौरान CO2 का प्रोडक्शन होता है एंड एक्स्ट्रा CO2 इज डैमेजिंग फॉर द बॉडी. सो टू रिमूव CO2 प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस. नाउ द क्वेश्चन राइज कि ज़्यादा CO2 होने की वजह से क्या होगा? If we try to understand what is the chemistry of CO2 inside the body, this CO2 is combined with this CO2 will combine with water to form कार्बोनिक एसिड. CO2 जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड. एंड दिस कार्बोनिक एसिड विल डिसोशिएट टू फॉर्म H आयन एंड हाइड्रो बाइकार्बोनेट आयन. जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ H आयन है विल मेक द ब्लड एंड अदर टिश्यू फ्लूइड एसिडिक. और एसिडोसिस की वजह से क्या होगा? जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, दे गॉट डीनेचर एंड विद द रिजल्ट मेटाबॉलिज्म गॉट crashed. So to remove extra CO2 which is continuously produced inside the body, we breathe, and side by side we are taking O2. So why do we breathe? Breathing is the process by which body take oxygen and remove CO2 from the body. Breathing means entry of the air, exit of the air, inhalation, exhalation, inspiration, expiration. Inhalation, entry of the air is known as inhalation or inspiration. Exit of air from the lung to outside is known as exhalation or expiration. सांस लेना, एयर की एंट्री अंदर एंड बाहर. It is totally a physical activity because a lot of muscles are involved in this, and there is just physical entry of the air inside the respiratory tract and removal of air out of the respiratory tract. अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट इज़ इनवॉलेंट्री. कभी भी हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि वी हैव टू ब्रीद. लगातार जो ब्रीदिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, नॉर्मल ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. सो रेस्पिरेटरी कंट्रोल इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. फोर्सफुल ब्रीदिंग वॉलेंट्री भी हो सकती है मीन्स इनवॉलेंट्री भी होती है. व्हेन वी परफॉर्म हैवी लोड या व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस और डूइंग सम हैवी एक्टिविटीज़, उस दौरान भी रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज, दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री एंड इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला एंड वन मोर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स वेरोलाई. पोन्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. सो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, चाहे वो क्वाइट ब्रीदिंग हो या फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला एंड पोन्स एंड इज इनवॉलेंट्री. लेकिन जो फोर्सफुल वॉलेंट्री ब्रीदिंग है, जैसे हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हम जो ब्रीदिंग है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर करते हैं. कभी हम लंबा इनहेल करते हैं, लंबा एक्सहेल करते हैं, कभी सांस को थोड़ी देर रोक के रखते हैं. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़, ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ आर वॉलेंट्री एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच इज़ नॉन एज सेरिब्रम. सो ब्रीदिंग का मतलब सिंपली सांस लेना, entry of fresh air into lung and exit of foul air out of the lung. So that is a physical activity and there is a role of muscles. Inhalation or inspiration means entry of fresh air into the lung. This is an active process. Why I am saying it is an active process? Because there is involvement of muscles. Certain type of muscles contract during inhalation. कौन कौन से ऑर्गन्स का रोल है इनहेलेशन में? दैट इज डायाफ्राम विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द लंग एंड रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स, स्टर्नम, डायाफ्राम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेलेशन. phrenic muscles of diaphragm and external intercostal muscles of the rib
कोस्टा वर्ड इज यूज्ड फॉर रिब, इंटर मीन्स बिटवीन, रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्चुअली दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं रिब्स से एसोसिएटेड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। फंक्शन कैसे याद रखेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, यानी कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स लिफ्ट अप होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, एक्सटर्नल बाहर, लेकिन जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लिब अंदर की तरफ जाएंगी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या रोल है इनका। सो इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायाफ्राम, रिब्स एंड स्टर्नम। डायाफ्राम से जो मसल्स एसोसिएटेड हैं उन्हें हम बोलेंगे फ्रेनिक मसल्स, और रिब्स एंड स्टर्नम को जो रेज करेंगी दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो इनहेलेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर हम नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। इनहेलेशन कब होगा, व्हेन प्रेशर विद इन लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट बहुत ध्यान से आपको समझना है। गैसेस का मूवमेंट हमेशा डिफ्यूजन को फॉलो करेगा। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनहेलेशन के दौरान लंग के बाहर प्रेशर ज़्यादा है या लंग के अंदर प्रेशर कम है, तो आप बोलेंगे सेम ही बात है। नो डाउट सेम बात है, लेकिन हमें अपनी बॉडी के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है कि क्या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लंग के अंदर प्रेशर कम है या लंग के बाहर प्रेशर ज़्यादा है। सो नेक्स्ट स्लाइड में यू विल बी एबल टू नो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स एक्सपेंड होंगी, और जैसे ही लंग का साइज बढ़ेगा प्रेशर विद इन लंग डिक्रीजेस। सो इनहेलेशन कब होगा, व्हेन प्रेशर विद इन लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, इनहेलेशन। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जो हमारी ब्रीदिंग है दैट इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। व्हाट डज इट मीन, अब प्रेशर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर हम कहें कि लंग में नेगेटिव प्रेशर है जिसकी वजह से ब्रीदिंग होती है, तो क्वेश्चन अराइज होगा कि हाउ नेगेटिव प्रेशर इज देयर, सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर आप बात करें, थोड़ा 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम फोर्सफुल्ली एक्सेल करने के बावजूद अपनी लंग को पूरी तरीके से खाली नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स सम एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर कुछ एयर लंग में हर वक्त प्रेजेंट है तो हाउ दिस नेगेटिव प्रेशर कैन बी क्रिएटेड। सो नेगेटिव प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान में रखकर बताया गया है कि उसके जो है बाय कन्वेंशन हमने क्या माना, अगर लंग के अंदर और लंग के बाहर प्रेशर बराबर है, इफ प्रेशर विद इन द लंग एंड प्रेशर आउटसाइड द लंग मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इफ इट इज सेम, तो उसको हमने माना जीरो। इफ प्रेशर विद इन लंग एंड आउटसाइड द लंग इज सेम दैट इज टेकन एज जीरो। ये ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बाय कन्वेंशन लिया है। अब अगर लंग में प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर लंग में प्रेशर कम होता है तो जीरो से कम क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो जीरो से ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात देखें तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, वाई वी इनहेल, प्रेशर विद इन लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कुछ होगा रिब्स, डायाफ्राम, स्टर्नम के मूवमेंट की वजह से, ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग एक्सपेंड करेंगी, लंग के अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और बाहर से एयर कहाँ आएगी, अंदर। अब लंग के अंदर प्रेशर कम हुआ है किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमने बाय कन्वेंशन लिया जीरो। लंग के अंदर और लंग के बाहर अगर प्रेशर बराबर है दैट इज टेकन एज जीरो। अब हमारी लंग में प्रेशर कम हुआ तो जीरो से कम हुआ तो उसको हमने क्या कहा, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सो इन केस ऑफ मैमल्स देयर इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। फ्रॉग के केस में देखें तो फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग मीन्स लंग के बाहर प्रेशर ज़्यादा है,
लंग के बाहर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एयर बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर। एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, फ्रॉग में एयर पुश होगी, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो पुश हो रही है। और अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव। सो फ्रॉग में कैसा ब्रीदिंग है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। और हम में कैसा ब्रीदिंग है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। हम में एयर पुल हुई है, पुश नहीं हुई है, एयर इज पुल्ड इनसाइड द लंग, बिकॉज लंग के अंदर प्रेशर क्या है, कम। सो देयर इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग मीन्स प्रेशर इनसाइड लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Now we will try to understand physiology of inhalation. What are the different events which allow entry of air inside the respiratory tract? इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, डायाफ्राम। डायाफ्राम इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डोम का मतलब होता है कन्वेक्स्ड, बल्ज्ड, उभार लिए हुए। लंग्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, डायाफ्राम। लंग्स आर प्रेजेंट जस्ट अबाउ डायाफ्राम। नॉर्मल कंडीशन में डायाफ्राम इज बल्ज्ड, कॉन्वेक्स, डोम शेप, आर्क्ड, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। जब डायाफ्राम की फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम की हेल्प से फिर समझेंगे, क्योंकि टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है। 3-4 पॉइंट आपको लर्न करने हैं एंड यू विल बी एबल टू लर्न द होल टॉपिक। नॉर्मल कंडीशन में डायाफ्राम इज कॉन्वेक्स्ड और बल्ज्ड। when the diaphragm contracts, when the muscles of diaphragm contract, diaphragm will become flat। यानी कि जो चीज़ ऊपर उठी हुई है वो नीचे आकर फ्लैट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विद रिब्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेंगे। यानी कि जो चेस्ट है उसका जो अपना साइज़ है, चेस्ट कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा। सो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर। फर्स्ट इज फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम, आप सिंपल लर्न करेंगे, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम। और सेकेंड इज रेजिंग ऑफ रिब्स। डायाफ्राम फ्लैट होगा जब डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और रेजिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम कब, व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ये दोनों इवेंट्स होंगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। लंग्स विल एक्सपेंड। लंग्स जो है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। डायाफ्राम के ऊपर जो भी पार्ट है बॉडी का उसको थोरेसिक कैविटी कहेंगे, और डायाफ्राम के नीचे जो कैविटी है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। सो लंग्स विल एक्सपेंड एंड व्हाट विल हैपन, प्रेशर विद इन लंग डिक्रीज। जैसे लंग का साइज बढ़ेगा, शुरू में जो भी एयर लंग के अंदर प्रेजेंट थी, अब लंग का साइज बढ़ गया है, तो सेम एयर अब बढ़े हुए साइज में है, तो लंग का प्रेशर क्या होगा, एयर का प्रेशर लंग में कम होगा एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी एंट्री ऑफ द एयर। लास्ट स्लाइड में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर इन द लंग। देखो इन दोनों इवेंट्स की वजह से, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम, रेजिंग ऑफ रिब्स की वजह से देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द लंग। पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है और उसकी वजह से लंग के अंदर प्रेशर कम हुआ और बाहर से एयर कहाँ आई, अंदर। तो यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हुआ है, एयर इज पुल्ड, और इसी को हम कह रहे हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और इसका बेनिफिट क्या है कि हम सांस लेते वक्त बोल सकते हैं और सांस लेते वक्त खाना भी खा सकते हैं। ये अलग बात है कि जब हम स्वेलो करेंगे तो उस दौरान एपिग्लोटिस किसको क्लोज कर देती है, ग्लोटिस को। अदरवाइज अगर हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेके पढ़ें, देखते हैं इस वीडियो में लास्ट में हम कवर करेंगे या नहीं, कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का बेनिफिट क्या है कि वी कैन इनहेल एज वेल एज स्पीक एट द सेम टाइम। बिकॉज आप ये सोच कर देखिए, अगर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। यस, इसको इससे पढ़ सकते हैं आप। अगर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता, कब होता पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, जब हम पहले बहुत सारी एयर माउथ के अंदर भरते और माउथ को हमें टोटली क्लोज करके रखना होता,
तब एयर बाहर से कहाँ जाती, अंदर। तो उस दौरान हम अपने माउथ को ओपन नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर क्या है, आराम से हम बोल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं और ब्रीथ भी कर रहे हैं। सो ब्रीदिंग एंड स्पीकिंग आर गोइंग साइड बाय साइड, दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अगर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती जैसा कि फ्रॉग में है, तो फ्रॉग में जब लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगी, उस दौरान फ्रॉग को अपना माउथ बंद रखना पड़ेगा। और बंद रखना है इसका मतलब जो फीडिंग है और ब्रीदिंग कैन नॉट गो साइड बाय साइड। और सो दैट्स ऑल अबाउट इनहलेशन। डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज डायाफ्राम, ये देखिए लेटरल व्यू है ये, दिस इज डायाफ्राम। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये फ्लैट होगा, और फ्लैट होने पर क्या होगा देखते हैं, ये देखिए फ्लैट होने पर ये ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, जैसे एरो से शो किया। अब नीचे की तरफ आने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड। पहले थोरेसिक कैविटी यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ से, लेकिन जब डायाफ्राम नीचे आया तब ये यहाँ से शुरू होगी। तो लंग को देखो, ये हमारी लंग प्रेजेंट है, सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन है, बैलून की तरह है। तो जैसे ही डायाफ्राम नीचे आया, लंग भी नीचे आ जाएंगी और उनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। रिब्स देखिए, ये रिब्स और ये स्टर्नम है, चेस्ट बोन है, ये रिब्स है, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड अपवार्ड, ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। सो इसकी वजह से एयर की एंट्री होगी। थोड़े टाइम क्या होगा, जो जहाँ था अपनी जगह चला जाएगा। डायाफ्राम की मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तो डायाफ्राम वापिस कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड। ये इन्होंने आई थिंक नीचे करने के बाद शो किया है। सो यहाँ पर हम करेक्शन कर देते हैं, ये देखिए, यस, ये इन्होंने इसको मूव करने के बाद शो किया है। यहाँ देखिए, अब डायाफ्राम जब वापस अपनी जगह जाएगा और रिब्स भी अपनी जगह आ जाएंगी, तो लंग का जो साइज़ है वो देखो कम हो गया। इस केस में लंग का साइज़ बड़ा है, तो लंग में प्रेशर कम होगा, एयर बाहर से कहाँ आएगी, अंदर। अब जैसे ही लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लंग में प्रेशर ज़्यादा होगा और एयर क्या होगी, एक्सेल आउट। देखिए, ये जो डायग्राम है वो बुक से लिया है। हमें बुक के डायग्राम को भी बहुत ध्यान से समझना है, आपको इनकी लेबलिंग आनी चाहिए अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे। ये इन्होंने रिब्स को दिखाया हुआ है, रिब्स को रिमूव करने के बाद का डायग्राम है। तो ये लंग विजिबल है यहाँ पर, ये मसल्स हैं, ये डायाफ्राम्स है। जब डायाफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैट। तो जैसे डायाफ्राम फ्लैट होगा, अब यहाँ पे दो वर्ड पढ़ने हैं। आप लंग के जस्ट नीचे डायाफ्राम है, तो जब डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायाफ्राम फ्लैट होगा, सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस से बढ़ेगा या एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस से। सोचकर देखिए, आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से लेकर आना है कि आपके हाथ जमीन पर हैं और आप एक एनिमल की तरह हैं, चाहे वो काव है, डॉग है, एलिफेंट है, वॉट एवर यू लाइक। अब जहाँ आपका माउथ है वो आपका एंटीरियर पार्ट है, और जहाँ से आपकी हैंड लिम्ब शुरू हो रही है वो आपका पोस्टीरियर पार्ट है। सो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, डोर्सो वेंट्रल या एंटीरो पोस्टीरियर, एंटीरो पोस्टीरियर। और जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आप सोचो रिब चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो रही है, छाती फूलना जिसको हम कहते हैं। तो जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, आपकी जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। स्टर्नम जहाँ है, जहाँ आपका माउथ है वो आपका एंटीरियर साइड है, और जहाँ बैकबोन है वो आपका एंटीरियर भी है, और जहाँ माउथ है वो आपका एंटीरियर भी है और साथ में वेंट्रल भी है, और जो बैक साइड है हमारी वो हमारा डोर्सल पोर्शन है। तो जब डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड इन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन, लेकिन जब रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, राइट। सो that's all about mechanism of inhalation. Next is exhalation. Exhalation means expiration, means exit of air out of the lung, that is exhalation.
बहुत इजी है। अगर इनहेलेशन आपको लर्न हो गया है, एक्सहेलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हुआ, अब रिलैक्स होने पर वो फिर वापस कैसा हो जाएगा, डोम और बल्ज्ड। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम मेक इट डोम और बल्ज्ड। तो जैसे डायाफ्राम ऊपर जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज्ड। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिब्स एंड स्टर्नम अपनी पहली वाली जगह पर वापिस आ जाएंगे। ऊपर उठेंगे या नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। जब इन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप हुए, अब वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज। जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग इलास्टिक ऑर्गन है, लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्रेशर विद इन लंग इंक्रीजेज एंड एयर इज एक्सहेल्ड आउटसाइड। सो दिस इज exhalation. Exhalation is a passive process. Why? Because in normal exhalation there is no need of energy, because no muscle is contracting during this. Inhalation is carried out by muscles of diaphragm and external intercostal muscles of the ribs. जबकि exhalation में ये दोनों की दोनों muscles क्या करेंगे, relax. So normal exhalation is a passive process and there is no role of any muscles. Normal exhalation is a passive process. अभी हमने just discuss किया, because no muscular activity is there. ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रीद करते हैं, और अगर 12 बार देखें तो एक जो ब्रीदिंग साइकिल है वो हमारी 5 सेकंड की हुई, 12 5 60, और इस 5 सेकंड में इनहेलेशन के लिए लगते हैं 2 सेकंड और एक्सहेलेशन के लिए 3 सेकंड। ये हमने 12 टाइम्स को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट किया है कि इनहेलेशन 2 सेकंड ड्यूरेशन का है, एक्सहेलेशन 3 सेकंड का। ये तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग हुई, लेकिन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को हम अल्टर भी कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाय एडिशनल 2 सेट ऑफ मसल्स। वन इज एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर आपको 4 मसल्स याद होनी चाहिए। मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग इनहेलेशन। Muscles of abdomen, abdominal muscles and internal intercostal muscles are expiratory muscles because they will contract during forceful exhalation. Normal exhalation में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बट फोर्सफुल एक्सहेलेशन में देयर इज रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, हाउ डज फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन टेक्स प्लेस। यस, ये लाइन जानबूझकर मैंने लास्ट में लिखी है ताकि पूरा प्रोसेस समझ आने के बाद आप उनका सिग्निफिकेंस समझ आए कि व्हाई सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। फर्स्ट लाइन व्हाट इज सेइंग, pressure gradient between lung and atmosphere is responsible for breathing. Obviously gases will diffuse from high partial pressure to low partial pressure. जब तक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स दोनों लंग एंड आउटसाइड लंग अगर प्रेशर एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एयर। सो एंट्री और एग्जिट ऑफ एयर के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट। जैसा हमने पीछे पढ़ा, इनहेलेशन के दौरान लंग एक्सपेंड करेंगी, लंग में प्रेशर कम होगा, बाहर से एयर कहाँ आएगी, अंदर। एक्सहेलेशन के दौरान लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्रेशर ज़्यादा होगा और एयर अंदर से कहाँ चली जाएगी, बाहर। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए हमें फॉर ब्रीदिंग। सेकेंड, anatomical setup of lungs in thorax in such a way that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in lung cavity. What does it mean? Anatomical setup of lungs. What does it mean? Lungs are situated in thoracic cavity. They are situated in airtight chamber. Airtight chamber in what sense? Dorsally they are covered by, dorsally not covered, dorsally they are protected by vertebral column. Ventrally they are protected by sternum, laterally they are protected by ribs,
and diaphragm is present just below the lung. So lung are present in airtight chamber. क्या बेनिफिट है? किसी भी वजह से थोरेसिक चैम्बर का साइज डिक्रीज होता है, लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लंग इलास्टिक ऑर्गन है, और अगर साइज इंक्रीज होता है तो लंग स्ट्रेच करके उनका जो एक्सटेंड करेंगे और उनका साइज बढ़ जाएगा। तो लंग का जो सिचुएशन है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है और किस किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, उस सेटअप का बेनिफिट क्या है कि किसी भी वजह से अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अल्टर होता है तो तुरंत जो लंग की कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी है, उसमें भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा। जैसे जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट हुआ, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा और लंग्स का साइज बढ़ गया। वाई दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल? बिकॉज हम जो हैं वो लंग के साइज को अल्टर नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली जो हमारी लंग्स हैं वो अपने वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकती। लंग का साइज कम होना या ज़्यादा होना, लंग की जो कैविटी है, लंग का जो प्रेशर है, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होना या ज़्यादा होना, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? थोरेसिक कैविटी पर। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा, लंग विल एक्सपेंड। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम, लंग विल कॉन्ट्रैक्ट। So this anatomical setup is very much required for breathing. Breathing के लिए हम pulmonary ventilation word भी यूज कर सकते हैं। Ventilation का मतलब होता है crossing of the air। जैसे अगर हम कहें किसी रूम में विंडोज़ बहुत बड़े बड़े साइज की हैं तो उसे हम वेंटिलेटेड रूम कहेंगे। सो इन द सेम वे इन आवर बॉडी जो लंग्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ फ्रेश एयर एंड फॉल एयर। सो ब्रीदिंग इज ऑल्सो नॉन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो एक बार फिर देखेंगे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लंग एंड एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाएगी। लंग्स इस तरीके से थोरेक्स में सिचुएटेड है कि जिस भी वजह से अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा दैट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड विद इन लंग कैविटी। और इसका बेनिफिट क्या है कि इसकी वजह से लंग की कैविटी का जो वॉल्यूम है बढ़ेगा या कम होगा, जिसकी वजह से इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होगा। अदरवाइज डायरेक्टली हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से हम पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग का जो वॉल्यूम में उसको अल्टर कर सके। कमिंग टू फोर्सफुल ब्रीदिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फोर्सफुल ब्रीदिंग में टू एडिशनल सेट ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। वन इज डायाफ्राम एंड नॉट डायाफ्राम, वन इज एब्डोमिनल मसल्स एंड सेकेंड इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक और नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, यहाँ थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनहेलेशन में अभी तक हुआ क्या है? डायाफ्राम रिलैक्स्ड और बल्ज्ड हो गया। अब क्या होगा? उसी के साथ साथ एक और एक्टिविटी होगी, एब्डोमिनल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक डायाफ्राम मोर बल्ज्ड। यानी कि डायाफ्राम जब और ज़्यादा बल्ज्ड होगा तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। जैसे ये हम लंग का दिखा रहे हैं, ये देखिए ये डायाफ्राम है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान डायाफ्राम क्या हुआ? फ्लैट। तो ये देखो ऐसे आया। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा? दिस डायाफ्राम विल अगेन बिकम कॉन्वेक्स। तो ये जो एरो ऊपर गया है बेटा, ये किसकी वजह से है? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ डायाफ्राम। But at the same time abdominal muscle will contract and will make diaphragm more bulged. What will happen? Volume of thoracic cavity is decreased. जो नॉर्मल एक्सहेलेशन में डिक्रीज हुआ उससे ज़्यादा हो गई है। देखिए पहले ये वाला था जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये नॉर्मल रेस्टिंग डायाफ्राम है। इनहेलेशन में जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा? दो मसल रिलैक्स करेंगी। फोर्सफुल एक्सहेलेशन पढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे। इनहेलेशन में दो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कौन सी? आपको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इनहेलेशन में टू मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नॉर्मल एक्सहेलेशन में दोनों मसल रिलैक्स करेंगी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होगा?
दो मसल रिलैक्स करेंगी और दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यस, इस पॉइंट से आई थिंक पढ़ना इजी होगा। सबसे पहले पढ़ रहे हैं नंबर 1, कौन सी मसल रिलैक्स कर रही है? डायाफ्राम। जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो ये फिर कैसा हो जाएगा? डोम शेप। सो रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। आप फोर्सफुली एक्सेल करके देखिए, जो आपका बेली रीजन है, जिसको हम नॉर्मली स्टमक कहते हैं, हालांकि स्टमक नहीं है, स्टमक इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन अपने लेमन लैंग्वेज में जिस एरिया को हम एब्डोमन कहते हैं, बेली रीजन कहते हैं, वो अंदर की तरफ जाएगा और आप ऐसा फील करेंगे कि ये वाला जो रीजन है वो पुश होके ऊपर की तरफ जो है डायाफ्राम को पुश कर रहा है। आप करके देखिए। इस केस में हम खुद ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। सो फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान क्या होगा? डायाफ्राम रिलैक्स, बल्ज्ड। सेकंड, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायाफ्राम को और पुश करेंगी। तो इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लंग इज फर्दर डिक्रीज्ड, पहले से ज़्यादा कम होगा। पहले से मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन से ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल मसल ने डायाफ्राम को और बल्ज्ड कर दिया है। अब हम दूसरा देखें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रही हैं? ये रिब्स को, मान लीजिए ये हम देखें, ये स्टर्नम है और ये वर्टिब्रल कॉलम में सपोज लेटरल व्यू है, तो ये हमारी रिब्स थी ऐसे, यूं, ये इसके साथ इधर जुड़ेंगी ऐसे, ये हमारी रिब्स है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? रिब्स लिफ्ट अप हुई, और जब वो रिलैक्स करेंगी, देखो एक को हम लिफ्ट कर देते हैं, ये देखो ऐसे बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होती हैं। ये हमने इस रिब को दिखाया है। व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी। अब जब ये मसल रिलैक्स करेंगी तो वापस हम इस ब्लैक लाइन पर आ जाएंगे, यानी कि जो जहाँ था वहाँ आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल एक्सेलेशन। लेकिन फोर्सफुल एक्सेलेशन में क्या होगा? वन मोर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और क्या होगा? ये देखिए, ये देखो, जो ब्लैक लाइन पहले ऊपर उठकर येलो की जगह पर गई, अब वो येलो से ब्लैक किसकी वजह से आई है? येलो से ब्लैक पोजीशन किसकी वजह से आए हैं? रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। 4 मसल्स के नाम याद हो जाने चाहिए, फंक्शन याद हो जाने चाहिए, उसके बाद आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को नीचे ले आएंगे, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। ये तो था नॉर्मल एक्सेलेशन। फोर्सफुल एक्सेलेशन में क्या होगा कि जब ये मसल्स, यहाँ ये मसल्स तो रिलैक्स करेंगी, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो जिससे होगा क्या कि रिब्स और अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आएंगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पुल्स द रिब डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज्ड नॉर्मल एक्सेलेशन में और फोर्सफुल एक्सेलेशन में। अगर हम देखें तो कहाँ पर थोरेसिक कैविटी का साइज ज़्यादा कम हुआ है? फोर्सफुल एक्सेलेशन में। एक तो ये डायाफ्राम की वजह से हुआ है और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, जिन्होंने रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। So with the result lungs contract and air is forcefully exhaled. Why forcefully? Because यहाँ पर जो pressure gradient है within the lung and outside the lung is more as compared to normal exhalation. That's why large volume of air is expelled outside. Whatever we have discussed in this video, let's try to recapitulate, and I will try to explain this topic in some other way so that this topic will become clear in your mind, and I hope you will be having no confusion at all. When does inhalation occur? We will start from this. Inhalation के दौरान what will happen? Inhalation कब होगा? When inhalation will occur?
flattening of the diaphragm and raising of ribs due to contraction of diaphragm and external intercostal muscles of the rib. डायाफ्राम फ्लैट होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा, रिब्स स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे, अगेन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। तो सीधी सी बात है, लंग का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंग में मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर एयर है, अब वही 1 लीटर एयर इस बड़े चैम्बर में है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस। तो प्रेशर कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली बाहर से एयर कहाँ आ गई, अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पर 500 ml एयर आ गई है, तो अब यहाँ 1 से कितनी हो गई है, 1.5। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जब डायाफ्राम और रिब्स की मसल रिलैक्स करेंगी तो डायाफ्राम वापस से फ्लैट होगा, रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगी। तो अगेन थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज और लंग का साइज पहले जैसा हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमने 1 लीटर एयर बताई थी, अब इस एरिया में कितनी एयर है, 1.5 लीटर। तो ऑब्वियसली एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, सो एयर इज एक्सेल्ड आउटसाइड। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन। अब देखो, जब हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो मैं बात कर रही थी लास्ट स्लाइड में कि ये 2 मसल्स रिलैक्स करेंगी, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तो जहाँ थे वहीं आ गए। लेकिन अब क्या होगा, जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायाफ्राम और ज़्यादा डोम होगा और ज़्यादा बल्ज्ड होगा, तो जिससे थोरेसिक कैविटी का साइज पहले से और कम होगा। एक तो कम डायाफ्राम के आर्क होने की वजह से हुआ है, अब डायाफ्राम और ज़्यादा आर्क्ड हो गया। आई होप यू आर गेटिंग, सो और ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरा, जब रिब्स ऊपर उठी हुई थी और फिर अपनी जगह आई तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिब्स आर पुल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और कम होगा। सो ये देखिए, अगर नॉर्मल एक्सेलेशन है तो यहाँ से साइज इतना कम हुआ है, तो सीधी सी बात है कुछ एयर बाहर जाएगी। लेकिन फोर्सफुल एक्सेलेशन में सीधा हम इस बड़े बॉक्स से यहाँ पहुँचेंगे, तो इस केस में जो एयर का एक्सेल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है, अगर आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं लेकिन इनहेलेशन आप नॉर्मल करते हैं, उस केस में जो एयर का एंट्री है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया, एक्सरसाइज करके देखते हैं। आप नॉर्मली ब्रीद कीजिए, इन एंड आउट 2-3 बार कीजिए, आइडिया हो जाएगा कितना एयर आपने अंदर या बाहर लिया। दूसरी एक्सरसाइज, फोर्सफुली एक्सेल कीजिए लेकिन इनहेल नॉर्मली करना है। अब कंपेयर करना है, पहले वाले जो आपने प्रोसेस किया जिसमें आप नॉर्मल सांस ले रहे थे, और दूसरे वाले में जिसमें आपने एक्सेल फोर्सफुली किया लेकिन इनहेल करते वक्त पैसिव हो गए। तो इनहेलेशन किस में ज़्यादा है, सेकंड केस में ज़्यादा है। देखो कैसे, जब आपने नॉर्मल एक्सेल इनहेल किया तो बेटा आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इन साइज की वजह से है। लेकिन जब आपने फोर्सफुली एक्सेल किया तो आप सीधा इस बॉक्स से यहाँ पहुँचे। आप सोचो यहाँ पर 1.5 लीटर एयर है, सेम एयर वो इस बॉक्स में होगी, तो अल्टीमेटली एयर का जो एक्सेल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। अब जब आप इनहेल करेंगे, फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद आप नॉर्मली इनहेल करेंगे तो भी क्या होगा, पहले ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लंग का एरिया बढ़ेगा, फिर ये 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लंग का एरिया और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस केस में जो एयर की एंट्री होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्सेलेशन। सो हमने क्या एक्सरसाइज बताई है लास्ट, जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सेलेशन दोनों बराबर हैं, उस केस में इनहेल जो आपने किया वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दूसरी एक्सरसाइज जब आपने एक्सेल तो फोर्सिबली किया लेकिन इनहेल कैसे किया, नॉर्मल। तो उस केस में जो इनहेलेशन है वो लंबा होगा, ज़्यादा एयर की एंट्री होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इनहेलेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो फोर्सफुल एक्सेलेशन में मोर एयर इज एक्सेल्ड आउटसाइड। सो टू सम अप, इनहेलेशन के दौरान दीज 2 मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल एक्सेलेशन है, दीज 2 मसल्स विल रिलैक्स,
लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सेलेशन है तो ये दोनों रिलैक्स करेंगी और ये दोनों क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. सो दिस विल हेल्प इन मोर एंड मोर एक्सपल्शन ऑफ एयर out of the lung. So that's all from my side about breathing. I hope you will like it and try to see more and more video and complete video till the end. And if you like, share your video to your near and dear so that they can also have benefit from watching of these video, and it will give me favor. Thank you for this. Always be happy.